हेलो एंड वेलकम टू हेयरड्रेसर जोन। आई एम मिथुनियाल और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आप एक हेयर स्टाइलिस्ट हैं, बिगनर हैं और फ्रीलांस करना चाहते हैं या फिर एक हेयर स्टाइलिस्ट बनना चाहते हैं तो कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि कोर्स कैसे स्टार्ट करना है, कौन कौन से टूल्स और इक्विपमेंट्स की आपको नीड होगी, फ्रीलांस के लिए बुकिंग कैसे मिलेगी, उसके लिए लिंक कैसे बनाने हैं, या फिर आपके पास कौन से और ऑप्शन होंगे अर्निंग के इवन ऑफ सीज़न में भी। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ बने रहना और हाँ, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, करियर अपॉर्चुनिटी इन हेयर स्टाइलिंग। तो सबसे पहले यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक हेयर ड्रेसर और एक हेयर स्टाइलिस्ट की प्रोफाइल में क्या डिफरेंस होते हैं। एक हेयर ड्रेसर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें करता है, जहाँ पे वो केमिकल कट, ट्रीटमेंट प्लस हेयर स्टाइलिंग भी करता है, जबकि एक हेयर स्टाइलिस्ट का जो मेन फोकस होता है वो सिर्फ स्टाइलिंग में होता है। उसी में उसकी स्किल अच्छी होती है, जहाँ पे वो बेसिक हेयर स्टाइलिंग, ओपन कर्ल्स, बन, एडवांस हेयर स्टाइलिंग तक करता है और उसी पे डिपेंड करती है उसकी अर्निंग। एक हेयर स्टाइलिस्ट 500 से लेके 5000 तक पर हेयर डू चार्ज कर सकता है। ये डिपेंड करती है कि आपकी स्किल कितनी अच्छी है, कितना आपको एक्सपीरियंस है, या फिर कितने अच्छे और कितने ज़्यादा आपने लिंक बना रखे हैं। अब एक हेयर ड्रेसर किसी के अंडर सलून्स में जॉब करते हैं या फिर खुद का सलून और पार्लर सेटअप करते हैं, जबकि हेयर स्टाइलिस्ट मोस्टली फ्रीलांस करते हैं या फिर किसी मीडिया हाउस चैनल्स में जुड़ जाते हैं, वहाँ जॉब करते हैं। वहाँ पर उन्हें एंकर को, आर्टिस्ट को रेडी करना होता है। पर मोस्टली हेयर स्टाइलिस्ट फ्रीलांस ही करते हैं और उसी को अपना करियर बनाते हैं। अब फ्रीलांस में होता क्या है कि आपके पास बुकिंग्स आती है, जहाँ आपको बताया जाता है कि आपको इतने लोगों को रेडी करना है और उसके लिए आपको ये पे किया जाएगा। पर अगर आपको लगता है वो काम करना चाहिए तो आप करते हैं, नहीं करना चाहिए तो नहीं करते हैं। कहने का मतलब है कि आप फ्रीलांस में फ्री होते हैं कि आपको वो काम करना है या फिर नहीं। और कुछ हेयर स्टाइलिस्ट प्रेफर करते हैं कि वो अपनी सिटी में ही काम करें, जहाँ पे वो सेम डे काम करके वापस घर आ पाए। पर कई बार ऐसा होगा कि आपको आउट ऑफ सिटी बुकिंग्स आएगी, जहाँ पर आपको 1 से 2 दिन के लिए जाना पड़ सकता है, कई बार पूरे हफ्ते के लिए भी जाना पड़ सकता है। अगर कोई डेस्टिनेशन वेडिंग है, प्री वेडिंग शूट है, कोई मॉडलिंग शूट है, तो पूरे हफ्ते के लिए भी आपको फ्रीलांस में जाना पड़ सकता है, जहाँ पे आपका रहना, खाना पीना, आना जाना सब क्लाइंट की तरफ से होता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी है फ्रीलांसिंग एक हेयर स्टाइलिस्ट के लिए। तो अब जान लेते हैं एक हेयर स्टाइलिस्ट बनने के लिए आपको करना क्या है। तो एक हेयर स्टाइलिस्ट का जो कोर्स है वो कॉस्ट करता है अराउंड 25,000 टू 35,000, जो कि मिनिमम है, जिसके लिए आपको कोई बहुत बड़ी या ब्रांडेड अकेडमी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो एडवांस सिखा रहे हैं बहुत मिनिमम प्राइस में। पर यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कहीं भी क्लासेस लेने से पहले आप खुद घर में 2-2.5 महीने यूट्यूब से बेसिक सीखें, जहाँ पे आप सेक्शन निकालना, ओपन स्टाइलिंग, बन बनाना सीख सकते हैं। देन अगर आपको लगता है कि आपको अब एडवांस सीखने के लिए क्लासेस लेने की ज़रूरत है तो आप क्लासेस ले सकते हैं, जिससे आपको एक फ़ायदा हो जाएगा कि आपको जब क्लासेस लेने जाओगे तो आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा और क्लासेस में जो आपको समझाया जा रहा होगा वो जल्दी कैच कर पाएंगे। एंड बिलीव मी, अगर आपके अंदर पैशन है कोई चीज़ सीखने का तो आप घर में भी बिना कहीं क्लासेस लिए एडवांस सीख सकते हैं। यूट्यूब में से काफ़ी चैनल हैं जो एडवांस स्किल सिखा रहे हैं, काफ़ी डिटेलिंग में, बारीकी से। बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए कोई चीज़ सीखने का। अब यहाँ मेरा मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपको क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वर्चुअली सीखने में और किसी एटमॉस्फेयर में, कंटेक्स्ट में, ह्यूमन कम्युनिकेशन के साथ सीखने में काफ़ी फ़र्क है। वर्चुअली सीखते टाइम मोस्टली स्टूडेंट गिव अप कर देते हैं, क्योंकि अगर कोई ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो वहाँ इंटरेस्ट नहीं लेते। कोई 40 से 45 मिनट की वीडियो है तो उसको स्किप करके देखते हैं, जिससे वो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट डिटेल को मिस कर देते हैं। सो ऑनलाइन सीखने के लिए, फ्री में सीखने के लिए काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत है। 3 टाइम एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ सकते हैं आपको ऑफलाइन क्लासेस से, इसलिए ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा सक्सेसफुल है ऑनलाइन क्लासेस से। पर जैसा मैंने आपको बताया, आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, बस मेहनत थोड़ी ज़्यादा है। तो अब बात करते हैं कि अगर आप फ्रीलांस करना चाह रहे हैं एज एन हेयर स्टाइलिस्ट या फिर घर पे ही हेयर स्टाइलिस्ट का कोर्स करना चाह रहे हैं, तो कौन कौन से टूल्स, इक्विपमेंट्स या फिर प्रोडक्ट की आपको नीड होगी। तो जो सबसे पहले है वो है मैनिक्विन या फिर आप कह लो हेयर डमी विद स्टैंड। अगर ये आपके पास है तो आप जब चाहें तब प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो हेयर स्टाइल ट्रेंड पे चल रहे हैं या फिर जिनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कई बार आपके साथ ऐसा होगा कि आपके पास क्लाइंट ज़्यादा होंगे और टाइम कम। एग्जाम्पल के लिए आपके पास 4 क्लाइंट है और जस्ट 2 आवर्स, तो अगर आप पर हेयर डू 40 से 45 मिनट लगाएंगे तो आप चारों क्लाइंट को कवर नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके पास डमी है, स्टैंड है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उन हेयर स्टाइल पे जिन पे आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, जिससे आपके हाथों में स्पीड, काम में फिनिशिंग आ जाएगी। तो इसलिए डमी विद स्टैंड होना बहुत ज़रूरी है एक हेयर स्टाइलिस्ट के पास। तो आ जाते हैं इक्विपमेंट्स की तरफ, और जो सबसे पहला इक्विपमेंट्स है वो है ड्रायर। अब स्टार्टिंग में बिगनर ड्रायर कैरी नहीं करते, मैं भी कैरी नहीं करता था क्योंकि इसकी ज़्यादा मुझे नीड नहीं लगती थी।
पर कुछ ही फ्रीलांस में रियलाइज़ हो गया था कि ड्रायर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई क्लाइंट आपके पास थोड़े बहुत वेट हेयर के साथ आते हैं और वेट हेयर पे हम स्टाइलिंग नहीं कर सकते, या फिर क्लाइंट के हेयर को फिनिशिंग देने के लिए स्टार्टिंग में ब्लो ड्राई करना होता है। तो ब्लो ड्राई आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड इक्विपमेंट है हमारा क्रिम्पर। अब क्रिम्पर का इस्तेमाल हम करते हैं क्लाइंट की हेयर की डेंसिटी को विजुअली इंक्रीज़ करने के लिए। तो अगर आपके क्लाइंट की हेयर की डेंसिटी कम है या बहुत वो फाइन हेयर है क्लाइंट के, जहाँ पे कल्स टिकते ही नहीं, वहाँ पे आपको पहले क्रिम्पिंग करनी होगी। वैसे भी 60 to 70% स्टाइलिंग में आपको क्रिम्पिंग करनी होगी, क्योंकि क्रिम्पिंग से स्टाइलिंग करना ईजी हो जाता है, हेयर को अच्छा टेक्सचर मिल जाता है, बैक कॉम करना ईजी हो जाता है। तो क्रिम्पर भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अब आप क्रिम्पर लेने जाएंगे तो आपको दो तरह के मिलेंगे, क्योंकि क्रिम्पर का जो सरफेस होता है वो जिगजैग होता है। तो एक फाइन जिगजैग आता है और एक थिक जिगजैग आता है। आप कोई सा भी ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी डेंसिटी क्लाइंट को देनी है। तो अगर आप इसको हार्ड कंप्रेस करके चलाएंगे तो ज़्यादा टेक्सचर चेंज होगा, और फाइन हेयर के साथ चलाएंगे तो मिनिमम टेक्सचर चेंज होगा। हमारा जो थर्ड इक्विपमेंट है वो है टोंग। अब टोंग के बहुत सारे साइज़ आते हैं, 13, 16, 19, 24, 32, 38, काफ़ी साइज़ आते हैं, पर जो आइडियल साइज़ है वो है 19। इससे ना ही ज़्यादा स्मॉल कल्स बनते हैं, ना ही ज़्यादा बिग कल्स बनते हैं, मीडियम कल्स बनते हैं जो आपके बेसिक स्टाइलिंग से लेकर एडवांस तक में काम आते हैं। अभी तक जो तीनों इक्विपमेंट्स ये मैंने आपको बताए हैं, ड्रायर, क्रिम्पर, टोंग, इनमें आपको ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कोई एलन टूमर, मिस्टर बार्बर, आइकॉनिक के लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये तीनों इक्विपमेंट्स VNG के लिए हैं, इनको 4 साल हो गए हैं और इनका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। किसी पॉइंट पे मुझे इन्होंने डिसअपॉइंट नहीं किया। जहाँ ये तीनों कॉस्ट करते हैं अंडर 3000, वहीं पे हाई एंड पे ये तीनों आपको पड़ेंगे अबाउट 9000। तो अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो आपको VNG ब्रांड की तरफ जाना चाहिए। वैसे भी स्टाइलिंग कितनी अच्छी होगी या इक्विपमेंट से ज़्यादा आप पे, आपकी स्किल पे डिपेंड करता है, वरना आप डायसन ले लो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप ये इक्विपमेंट्स लें, वायर का ज़रूर ध्यान रखिए कि इनकी वायर जो है वो लॉन्ग हो। नाउ फोर्थ एंड लास्ट जो एसेंशियल इक्विपमेंट है हमारा वो है आयरन, और यहाँ मैं आयरन यूज़ कर रहा हूँ आइकॉनिक की। अब ऐसा नहीं कि मैंने चीप प्राइस वाली आयरन यूज़ करके नहीं देखी, मैंने VNG, वेगा, फिलिप्स यूज़ करके देखी है। पर 4 साल पहले जब मैं उन्हें यूज़ कर रहा था तो उनका जो सरफेस था वो तो फ्लैट था, साथ ही साथ उनके जो एजेस थे वो काफ़ी शार्प थे, जिससे हेयर में पैचेस पड़ जाते थे। वहीं इस आयरन के जो एजेस हैं वो काफ़ी कर्व हैं, जिससे पैचेस कम पड़ते हैं, और ये इससे स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग, केराटिन अच्छी होती है, साथ ही साथ कर्ल्स अच्छे बनते हैं इससे। तो इसलिए मैंने थोड़े ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करके ये आइकॉनिक की आयरन ली थी। वैसे अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो आप आइकॉनिक की ही टाइटेनियम वाली आयरन ले सकते हैं, जिसका रिज़ल्ट इससे भी अच्छा है और उससे कर्ल्स इसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे बनते हैं। और कोई भी इक्विपमेंट लेने से पहले आप इनको ज़रूर ओरिजिनल हेयर पे टेस्ट करके देखें। तो अब आ जाते हैं प्रोडक्ट एंड टूल्स की तरफ। तो आपके पास एक कॉम का सेट होना चाहिए। अगर आप वो भी नहीं लेना चाहते तो एक प्लास्टिक टेलकॉम, मेटल टेलकॉम, G-कॉम, पैडल ब्रश, मीडियम राउंड ब्रश, टीजर ब्रश, ये आपके पास होने चाहिए। प्लास्टिक टेलकॉम, मेटल टेलकॉम का ऑल ओवर स्टाइलिंग में यूज़ होगा। G-कॉम पैडल ब्रश हेयर को टैंगल फ्री करने के लिए, पैडल ब्रश, मीडियम राउंड ब्रश ब्लो ड्राई की हेल्प से हेयर को स्ट्रेट करने के लिए, और टीजर ब्रश का आप यूज़ करेंगे हेयर वैक्स के साथ। अब कई क्लाइंट के हेयर लाइन पे बहुत शॉर्ट हेयर होते हैं जो स्प्रे के बाद भी पॉपअप होते हैं, तो उनको सेटल डाउन करने के लिए आपको टीजर ब्रश पे हेयर वैक्स लगा के उसे कॉम करना होगा। अब इन सब के बारे में, प्रोडक्ट टूल्स के बारे में किसी और वीडियो में डिटेलिंग में बात करेंगे आने वाली वीडियो में। अभी मैं टूल्स और इक्विपमेंट्स के प्रोडक्ट की लिस्ट को कंप्लीट करा देता हूँ, जिसके बाद मुझे आपसे फ्रीलांस के बारे में भी बात करनी है। तो वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो आने वाली वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो चलो आगे बढ़ते हैं, टूल्स और इक्विपमेंट्स को और जान लेते हैं, प्रोडक्ट को जान लेते हैं। तो आपके पास होनी चाहिए क्रोकोडाइल क्लिप, सेक्शन क्लिप, बनाना स्टफी, राउंड स्टफी, होल्डिंग स्प्रे, शाइनिंग स्प्रे, और आपके पास ऐसा अगर प्लास्टिक का बॉक्स अगर आप ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जिसमें आप रखेंगे अपना बॉब पिन, यू पिन, स्मॉल बॉब पिन, इनविजिबल पिन, सेक्शन क्लिप, सम हेयर एक्सेसरीज, इलास्टिक बैंड, सेफ्टी पिन, ब्लैक कलर का थ्रेड, माथा पट्टी सेट करने के लिए, या फिर डबल टेप भी आप अलग से रख सकते हैं, क्योंकि कई क्लाइंट की माथा पट्टी इधर उधर मूव करती रहती है, तो उसको सेंटर में होल्ड करने के लिए आप डबल टेप भी रख सकते हैं। तो अभी तक जितने मैंने टूल्स, इक्विपमेंट्स, प्रोडक्ट आपको बताए हैं, ये ऑप्शनल नहीं है। अगर आप एक हेयर स्टाइलिस्ट हैं तो आपके लिए सब नेसेसरी हैं, और अगर आप घर पे ही कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टूल्स, इक्विपमेंट्स को
ला सकते हैं। तो अब आ जाते हैं फ्रीलांस की तरफ कि फ्रीलांस के लिए आपको बुकिंग कैसे मिलेगी, उसके लिए आपको लिंक कैसे बनाने हैं। तो जो सबसे ज़्यादा फ्रीलांस के लिए आपको बुकिंग्स है वो सोशल मीडिया के थ्रू आएगी, इंस्टाग्राम के थ्रू आएगी, या फिर आपने कितने लोगों को पर्सनली बता रखा है कि आप ये काम करते हैं, या फिर कितने लोग आपके व्हाट्सअप स्टेटस के थ्रू जानते हैं कि आप ये काम करते हैं, उस पर डिपेंड करती है। तो आपका एक प्रोफेशनल इंस्टाग्राम पे अकाउंट होना चाहिए जिसमें आपकी 20 से 25 आपके वर्क की पिक्चर्स होगी, कोई पर्सनली स्टफ नहीं होगा। क्योंकि होता क्या है ना कि क्लाइंट आपको हायर करने से पहले आपका वर्क देखना चाहता है, या फिर कोई दूसरा आर्टिस्ट अगर वो आपको अपने क्लाइंट के लिए हायर कर रहा है तो वो भी आपका काम देखना चाहेगा, जिसके लिए वो आपसे व्हाट्सएप पे आपके वर्क की पिक्चर्स मांगेंगे या फिर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट। तो अगर आप इंस्टाग्राम अकाउंट शेयर करते हैं जिसमें आपकी पिक्चर्स कम है या फिर आपकी पर्सनल पिक्चर्स ज़्यादा है, तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि वो आपको हायर करें। पर अगर आपका काम ज़्यादा होगा, अच्छा होगा, तो डेफिनेटली वो आपको हायर करेंगे, क्योंकि उनको भी एक अच्छे आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। और अगर आपके पास 20-25 पिक्चर्स नहीं है अपलोड करने के लिए, क्योंकि अभी तक आपने तक काम किया नहीं है, तो अपनी किसी फ्रेंड को बुला के उनको रेडी करके, या किसी मेकअप आर्टिस्ट के साथ कोलेब्रेशन करके, किसी मॉडल को रेडी करके अपने प्रोफाइल को अपडेट रख सकते हैं। हफ्ते में 1 से 2 बार अपने काम से अपनी प्रोफाइल को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंस रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंसिस्टेंस रहेंगे तो आपकी प्रोफाइल को अच्छी रीच मिलेगी, आपको टारगेट ऑडियंस मिलेगी। बस क्वालिटी ओवर क्वांटिटी होनी चाहिए, मतलब काम चाहे कम क्यों ना हो पर अच्छा होना चाहिए, अलग अलग तरह का होना चाहिए, एक ही तरह का बहुत सारा काम नहीं होना चाहिए। तो जब भी आप फ्रीलांस पे जाते हैं, अपने क्लाइंट को रेडी करने के बाद डिफरेंट अच्छे एंगल से उनकी पिक्चर्स क्लिक करनी है, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करनी है, क्लाइंट को टैग करना है, और वहीं उनसे भी रिक्वेस्ट करनी है कि वो भी आपको जब भी ये लुक पोस्ट करें तो आपको टैग करें, हेयर के लिए आपको मेंशन करें, जिससे उनके फॉलोवर तक भी आपका काम पहुंचेगा। एंड पॉसिबिलिटी है कि वहाँ से भी आपको डायरेक्ट कॉल आए, या फिर वो आपके काम के बारे में उनसे पूछे। और जब भी आप काम करके आते हैं अपने क्लाइंट के 2 से 3 दिन बाद उनसे फीडबैक ज़रूर लें। अगर कोई पॉजिटिव फीडबैक आता है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके लिए अप्रिशिएशन है। फीडबैक लेने से होगा क्या कि आपकी और आपके क्लाइंट के बीच में थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन हो जाएगी, चैट एक्सचेंज हो जाती है, जिससे अगर नेक्स्ट टाइम उन्हें आपको हायर करना हो या किसी और के लिए सजेस्ट करना हो तो वो हेजिटेट नहीं होते पूछने के लिए। तो आप जितने भी क्लाइंट को रेडी करते हैं उनसे फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है, अगर वो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो। और अगर कोई नेगेटिव फीडबैक आता है तो उससे सीखना भी बहुत ज़रूरी है। अब एक इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ, जो थोड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं ना, वो छोटे यूज़र्स की जाके पिक्चर्स को जाके लाइक कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, जिससे वो आर्टिस्ट उसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पे लगा लेते हैं, और वहाँ मेंशन भी कर देते हैं उन्हें कि दैट आर्टिस्ट अप्रिशिएट माय वर्क। पर वो कोई अप्रिशिएशन नहीं है, एक तरह की टैक्टिस है फॉलोवर इंक्रीज़ करने की, क्योंकि वो एक की नहीं बहुतों की जाके पिक्चर को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, बिकॉज दे नो वो उसका स्क्रीनशॉट लगाएंगे और उनको मेंशन करेंगे, एंड दैट्स हाउ दे कैन रीच टू देम्स फॉलोवर ऑल्सो, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। एक तरह का वैल्यूबल स्टेप है ये अपनी प्रोफाइल को प्रमोट करने का। पर आपको यहाँ फॉलोवर के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका काम अच्छा होना तो आपको एक जेन्युइन नंबर मिलेगा, एक जेन्युइन फॉलोइंग मिलेगी जो आपके लिए लीड जनरेट करेगी, लिंक बनाएगी। और हमारा काम ही यहाँ सर्विस का है, वी हैव टू नो हाउ कैन वी ऐड वैल्यू थ्रू आउट अवर सर्विस। तो शुरू में चाहे फ्रीलांस कम आएगी, बहुत कम आएगी, पर धीरे धीरे फ्रीलांस बढ़ेगी, और सीज़न के में आपके पास इतना काम आएगा कि आपको एक दिन में 3-3 लोकेशन कवर करनी होगी। कई बार आपके पास डेट नहीं होगी, आपको खुद से वो काम किसी और आर्टिस्ट को देना होगा, तो आप काम भी किसी ऐसे आर्टिस्ट को दें जो आपको काम देता हो। इससे आपके और एक दूसरे आर्टिस्ट के बीच में अच्छे रिलेशन बने रहेंगे, और अगर आपका बिहेवियर अच्छा होगा, आपका काम अच्छा होगा आपके को आर्टिस्ट के साथ, आपके क्लाइंट के साथ, तो आपके पास काम आएगा ही। अब सब जानते हैं सीज़न में बहुत काम आता है, साया होता है, शादियां बहुत हो रही होती है, मेकअप, हेयर, स्किन सब बिजी रहते हैं, छोटा पार्लर, बड़े से बड़ा सैलून बुकड रहते हैं, फ्रीलांसर बुकड रहते हैं। पर पॉइंट है ऑफ सीज़न क्या करना है। ऐसा नहीं है ऑफ सीज़न काम नहीं आता, आप अच्छे आर्टिस्ट हैं तो ऑफ सीज़न में भी आपके पास काम आता रहता है। पर अच्छी अर्निंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप क्लासेस ले सकते हैं। बहुत से बच्चे हैं सीखने वाले, बहुत से बच्चे सीखना चाहते हैं पर बड़ी बड़ी एकेडमी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप उनको क्लासेस दे सकते हो जो कि अर्निंग का अच्छा सोर्स है। और भी ऑप्शन है वर्कशॉप रिलेटेड जो आपको एक्सपीरियंस साथ मिलेंगे। सो काफ़ी अच्छी एंड वैल्यूबल करियर अपॉर्चुनिटी है हेयर स्टाइलिंग में। आज की इस वीडियो में हमने यही डिस्कस किया है, करियर अपॉर्चुनिटी इन हेयर स्टाइलिंग। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है और आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी चैनल में नेक्स्ट वीक किसी और वीडियो के साथ। बाय।